अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर हेडिंग है डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है ना, मतलब किसी भी बॉडी पर बाहर से लगाया गया फोर्स उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन कब बोलेंगे इसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स? अगर कोई फोर्स बॉडी पर लगाया जाए और बॉडी का शेप साइज या आप कह सकते हैं कि बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर डिफाइन कैसे करते हैं इसे हम लोग, अ फोर्स by which any body deformed, okay, is known as deforming force. सपोज मान लिया मेरे पास एक मान लीजिए बॉडी है और इस बॉडी को मैंने ऐसे करके यहाँ पर फोर्स लगाया मैंने, और फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी पहला डायग्राम है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी मान लीजिए ऐसे कंप्रेस हो जाए। मतलब कि देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से फोर्स लगाया, क्या फोर्स लगाने पर बॉडी यहाँ पर क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि जिस फोर्स से बॉडी डिफॉर्म हो जाए, आउट ऑफ फॉर्म चली जाए, उसे बोलते हैं क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। कॉपी करिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर दूसरी हेडिंग है इलास्टिसिटी। देखिए ये क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, आपने एग्जांपल देखा होगा रबर बैंड का, तो मैं पहले यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद से आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी is the property of the object by which it regains its ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है शेप एंड साइज, ओके। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखिए इसका मतलब समझिए आप। देखिए अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर पहले से एक्ट कर रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, और जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाता है हम लोगों ने, रिमूव किया, हटाने के बाद फिर से बॉडी क्या हो, अपने ही ओरिजिनल पुराने शेप साइज में आ जाए, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन फिर से उसका पहला वाला हो जाए, उसे बोलते हैं क्या, इलास्टिक प्रॉपर्टी या फिर इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना इसको। और ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, दोज बॉडीज आर known as इलास्टिक बॉडी, ओके। मैंने यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम से, मैंने मान लिया यहाँ पर एक बॉडी है, इसको हमने यहाँ पर फोर्स लगाया और ये कंप्रेस हो गया बॉडी, ये फोर्स लगाया मैंने, यहाँ पर फोर्स अप्लाइड है, यानी यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हुआ है। और जैसे हमने यहाँ पर फोर्स को रिमूव किया, एफ इज रिमूव्ड, जैसे यहाँ पर बॉडी को जैसे बॉडी पर से फोर्स को मैंने रिमूव किया, फिर से हमारी बॉडी ऐसे हो गई, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर फोर्स यहाँ पर रिमूव्ड हो चुका है। तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी कहेंगे। ये हमारी बॉडी कौन सी है, इलास्टिक बॉडी। डन। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई ना, कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। और इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कब वापस आता है, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट से जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, यानी कि जो फोर्स बाहर से लग रहा था, जब वो हटा लिया जाता है, तो हटाने के बाद फिर से बॉडी अपने पुराने फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी। और उन बॉडीज को, जिस बॉडीज पर ऐसा होता है, उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, स्प्रिंग ले लीजिए, रबड़ बैंड, या फिर रबड़ के और कोई सामान ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से होता है। कॉपी करिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी यहाँ पर हेडिंग है वो है इलास्टिक लिमिट। देखिए इलास्टिक लिमिट क्या होती है, मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी यहाँ पर हेडिंग है इलास्टिक लिमिट। देखिए ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इलास्टिक लिमिट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और ध्यान से समझिए इसको आप। इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ
लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब इलास्टिक लिमिट, जब भी अगर ये वर्ड आएगा आपके सामने इलास्टिक लिमिट, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इलास्टिक लिमिट का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की सबसे मैक्सिमम, सबसे टॉप एक्सीडेड वैल्यू। तो यहाँ पर लिखा है कि इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज if we increase the deforming force on the body, then at a definite value it मतलब body, it loses its elastic property, देखिए मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ पर कहने का कि अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स की लगातार अगर आप वैल्यू डिफॉर्मिंग फोर्स की लगातार अगर वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद से बॉडी वापस अपने फॉर्म में नहीं आ पाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास एक मान लीजिए रबड़ बैंड है, ये इसका नाम है AB, इसको लगातार हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा और स्ट्रेच करते करते एक टाइम क्या आएगा, ये पूरा हो गया स्ट्रेच, A' और B', ये ऐसे हो गया। अब ये मैक्सिमम है, अगर इसके बाद अगर आप और लगातार डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तब क्या होगा, ये बीच से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा रबड़ बैंड, ठीक है ना। और जैसे वो ब्रेक हुआ मतलब कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी खींचने की पावर खत्म हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इलास्टिक लिमिट। यानी कि जब भी अगर इलास्टिक लिमिट की बात होगी तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स की सबसे टॉप वैल्यू, ठीक है ना। कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ हेडिंग, चौथी यहाँ पर हेडिंग क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इसको आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल से पहले। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये ऐसे स्प्रिंग है, इसका नाम डाल दिया A और B। ये एक स्प्रिंग है, अभी इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इस स्प्रिंग पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, और जैसे हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, खींचा स्प्रिंग को, तो क्या होगा, ये हमारी जो स्प्रिंग है ये हमारी ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे हो गई। मान लीजिए पहले AB था और बाद में हो गया A' और B', ठीक। तो देखिए होता क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा एग्जांपल में। जैसे स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच करके डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर इसको मैंने इसकी लंबाई बढ़ा दी, तो स्प्रिंग की इंटरनल पार्ट में अंदर की ओर अगर हम फोर्स को ऐसे लगा रहे हैं, अगर स्ट्रेच करना हो तो एक तरफ ऐसे खींचेंगे और एक तरफ फोर्स हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से देखो, आपको दिख रहा है डायग्राम में ना, इस तरह से हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग के अंदर या किसी भी इलास्टिक बॉडी के अंदर, इंटरनल पार्ट पर एक और फोर्स काम करता है, देखिए ऐसे, जो कि ये कोशिश करता है कि वो इलास्टिक बॉडी अपने फिर से पुराने फॉर्म में आ जाए। आपने देखा होगा जब भी किसी रबड़ बैंड या फिर कुछ भी अगर ऐसे इलास्टिक चीज को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, बाहर से दम लगाकर फोर्स लगाकर अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसके अंदर एक अलग से फोर्स काम करता है जो कि उसको वापस इनिशियल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये रिस्टोरिंग फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है किस पर, एक्सटर्नल फोर्स पर। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो फोर्स इक्वल किसके होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के, या फिर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। दोनों यहाँ पर आपस में इक्वल होते हैं। मतलब कहने का जितना ज्यादा आप तेजी से स्ट्रेच करेंगे या फिर जितना ज्यादा आप ज्यादा फोर्स से किसी भी स्प्रिंग या किसी भी इलास्टिक बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, उतनी ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में उस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, ठीक है ना। नाम ही से लग रहा है रिस्टोर, मतलब कि अपने फॉर्म में आना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। इसको आपको ना समझना है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको एक बात ध्यान रखिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी के अंदर काम करता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा काम करता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना। इसे कॉपी कर लीजिए, फटाफट बना लीजिए इसके।
अब देखिए यहाँ पर पांचवी यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस और प्रेशर में थोड़ा सा अंतर होता है, आपको बताता हूँ, अभी लास्ट बताऊंगा आपको मैं कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर होता है। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर स्ट्रेस, ठीक है ना, ये इसी चैप्टर का है स्ट्रेस। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए डिफाइन कैसे करते हैं, द परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स acting on unit area of a body is known as stress। आप इसको ऐसे भी देखिए डिफाइन कर सकते हैं और करके, या तो स्ट्रेस को आप ऐसे बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, द रेशियो ऑफ perpendicular restoring force to the cross sectional area of a body is known as स्ट्रेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों ही हमारे स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपको बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट, अगर आपको बिना रेशियो की हेल्प के डिफाइन करना है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं दोनों ही लर्न करा के दिखाता हूँ फॉर्मूले से, फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, आपको फिर इस डिफाइन को लर्न नहीं करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस is equal to perpendicular restoring force upon cross sectional area। देखिए ये हमारा पूरा हो गया फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रेस का। मतलब देखिए यहाँ पर क्या, अगर आपको रेशियो से अगर डिफाइन करना है तो आप ऐसे करेंगे, द रेशियो ऑफ, देखिए लिखा हुआ है नीचे और के नीचे, द रेशियो ऑफ, यहाँ रेशियो है किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। या तो ऐसे कर दीजिए, या फिर आप एरिया को मान लीजिए यूनिट। यहाँ पर क्या मान लेंगे इसको हम लोग, यूनिट का मतलब 1 मान लेंगे। जैसे इसको 1 मानेंगे तो अगर एरिया की वैल्यू 1 है तब इस फॉर्मूले में स्ट्रेस जो होगा वो परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। कब, जब हमारा एरिया कितना हो जाएगा 1। तो आप चाहो तो ऐसे बता दो, द परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, यानी कि ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स जो एक एरिया पर यानी कि यूनिट एरिया पर एक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो पहला अगर डिफाइन करना है तो आपको एरिया को 1 एज्यूम करना पड़ेगा, दूसरे वाले में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, दूसरे में जैसा आपको फार्मूले में दिख रहा है वैसा आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है ना। इसे कॉपी करिए। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, और कौन सा फोर्स है ध्यान रखिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर, अपॉन एरिया। ये बन गया हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और इसके बाद से जो इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन देखिए यहाँ पर डायमेंशन, और यहाँ पर देख लीजिए इसकी यूनिट यहाँ पर। तो देखिए यूनिट यहाँ पर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। इस स्ट्रेस के फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा है, एफ। एफ का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मतलब न्यूटन। तो ये हमारा बन गया पूरा पहला वाला न्यूटन, अपॉन, और नीचे ए फॉर एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ये बन गया हमारा। और डायमेंशन कैसे निकालेंगे, न्यूटन की यानी कि फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2, आपने पढ़ा था ना चैप्टर में शुरुआत में। और एरिया का होता है L2। ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे, उसको ऊपर लाएंगे तो L की पावर 2 है, ऊपर आके -1 बन जाएगा यहाँ पर। तो बन जाएगा हमारा कितना, ml-1 और t-2, बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने शुरुआत में कहा था कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर होता है। देखिए ध्यान से, प्रेशर आपने पढ़ा होगा बचपन में छोटे क्लासों में कि प्रेशर में क्या होता है कि द परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब कि प्रेशर के फॉर्मूले में केवल फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए अलग से आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे करके। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रेशर का तो इसमें ओनली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पर बाहर से लगाते हैं हम लोग, उस फोर्स के और एरिया के रेशियो को बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर के फॉर्मूले में केवल क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस के फॉर्मूले में क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। बस ये अंतर है, बाकी डायमेंशन सेम है दोनों की।
यूनिट दोनों की सेम है, फॉर्मूला देखने में भी सेम लगता है, बस केवल अंतर है तो फोर्स के नेचर पर, ठीक है ना। इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। आपने देखा फार्मूला भी स्ट्रेस का। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। देखिए स्ट्रेस दो तरह के होते हैं। देखिए पहला ए होता है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पहले, स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए यहाँ पर दो तरह के होते हैं स्ट्रेस। नंबर पहला देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ओके। और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देखिए दोनों में क्या अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब देखिए दोनों में ही फोर्स काम करता है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ये ऐसा फोर्स इसमें काम करेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स परपेंडिकुलर अगर काम करता है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स अगर परपेंडिकुलर काम करता है बॉडी पर, तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और अगर फोर्स काम करता है टेंजेंट डायरेक्शन, टेंजेंट का मतलब होता है टच करके निकलना, अगर ऐसे काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए यहाँ पर ध्यान से, देखिए पहला यहाँ पर क्या नॉर्मल स्ट्रेस, if the deforming force is in the direction of नॉर्मल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इस तरह के हम लोग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, if the deforming force is acted according to the direction of tangent, तो ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए दोनों को आपको मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम से। सपोज मान लीजिए नॉर्मल में देखिए डायग्राम, मैंने मान लिया वहां पर, मान लीजिए एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, और इस बॉडी पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है, देखिए ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे। अच्छा फोर्स काम करेगा और एरिया पर, तो फोर्स और एरिया को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। पर यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए ऐसे, अगर ऐसे करें हम लोग, देखिए यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये मान लीजिए बॉडी है और फोर्स अगर ऐसे काम कर रहा हो, ऐसे फोर्स, देखिए यहाँ पर इस बॉडी को टच करके बाहर निकल रहा है, लाइक एज टेंजेंट। आपने पढ़ा था हाई स्कूल में टेंजेंट क्या होता है। अगर ये सर्किल है, यहाँ पर देखिए अगर ये सर्किल है कोई, और अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं ये ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है ना। तो अगर किसी बॉडी को टच करके कोई फोर्स अगर निकल जाए, तभी इसके पास एरिया है ना, तो इस फोर्स और इस एरिया के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। सिंपल सा है कि स्ट्रेस दो तरह की होती है, एक आपका होता है कैसा, नॉर्मल, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है हमारा, टेंजेंशियल, ठीक है ना। टेंजेंशियल में बहुत ही सिंपल है टेंजेंशियल का, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ एग्जांपल देख लीजिए। टेंजेंशियल में अगर यहाँ पर मान लीजिए एक बॉडी है, ये मैंने मान लिया इलास्टिक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, और अगर इसको टच करके कोई फोर्स निकल जाए, देखिए ऐसे, यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है, देखिए इस बॉडी को टच करके, यानी कि एज अ टेंजेंट यहाँ पर काम कर रहा है फोर्स, इसके पास एरिया होगा, तो इस फोर्स और इस एरिया को मिलाकर जो भी हमारा बनेगा स्ट्रेस, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस। दोनों में क्या अंतर दिख गया ना, इसमें फोर्स परपेंडिकुलर काम करता है, इसमें फोर्स लाइक एज टेंजेंट काम करता है, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग नंबर 7, लास्ट हेड यहाँ पर हेडिंग है लेक्चर की। देखिए यहाँ पर स्ट्रेन लिखा है, देखिए स्ट्रेन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा पहले। The ratio of change in dimension to the initial dimension of a body। मतलब किसी भी बॉडी पे अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो कॉमन सी बात है, या तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, या तो उसकी डायमेंशन बढ़ेगी, या तो डायमेंशन क्या होगी, कम होगी। तो ओवरऑल क्या होगा, डायमेंशन में चेंजमेंट आएगा, ठीक है ना। तो जो भी चेंजमेंट आता है वो ऊपर होगा, और जो उसका इनिशियल था डायमेंशन वो नीचे होगा,
उन्हीं के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला को दिखा रहा हूँ मैं, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, देखिए फॉर्मूला इसका है देयरफॉर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन चेंज डायमेंशन अपॉन यहाँ पर क्या होता है, इनिशियल डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये होता है, ठीक है ना। ये देखिए पूरा यहाँ पर बन गया फॉर्मूला हमारा कि यहाँ पर किसी का भी अगर हम निकालेंगे यहाँ पर रेशियो चेंज डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। ठीक है ना। आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए एग्जांपल इसका, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक वायर है ए और ये मैंने मान लिया बी। ठीक, इस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मान लिया हमने इसकी लंबाई ऐसे हो गई ए डैश और यहाँ पर क्या हो गया हमारा बी डैश। ठीक है, सपोज मान लीजिए इस ए बी की लंबाई थी मान लीजिए 7 सेंटीमीटर और बाद में यहाँ पर हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, या मैंने मान लिया कितना 15 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है ना भाई। तो अगर इस कंडीशन पे डायग्राम नंबर फर्स्ट, डायग्राम नंबर सेकेंड, अगर आपको इस डायग्राम को देख के अगर निकालना है स्ट्रेन, तो यहाँ पर कितना आएगा, चेंज इन डायमेंशन कितना चेंज हुआ है, चेंजमेंट हुआ है 15 माइनस 7 यानी कि 8 हुआ है। 8 अपॉन इनिशियल डायमेंशन, इनिशियल कौन सा है ये 7, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, स्ट्रेन का। ओके, अब आपका मान तो आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और एक और यहाँ पर देखिए नोट, ठीक है, नोट में देखिए ध्यान रखिए एक बात, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यानी कि जो हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की ना तो यूनिट होती है और ना ही क्या होती है इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है ना। तो यहाँ तक पूरा प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए और सबसे मेन बात है कि इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। ये वीडियो मेन बनाई गई है नोट्स के लिए। ठीक है, तो इसको नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में।